स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर बजट और आज हम जनता के बीच हैं मुंबई के फीनिक्स मॉल में ये समझने के लिए कि बजट और आपके बीच जो वित्त मंत्री ने एक स्पीच दी है, उस स्पीच का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। सुभाष लखोटिया हमारे साथ हैं, जो हमारे टैक्स गुरु भी हैं CNBC आवाज़ पर। और टैक्स गुरु, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अब जबकि ये अच्छे से बजट स्पीच पढ़ ली है, फाइन प्रिंट देख लिया है, कुछ निकला हम लोगों के लिए खास कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी अगर कुछ बात है तो केवल एक ही है, उसी की वजह से खुश होना पड़ रहा है कि एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन हमारे पे नहीं पड़ा। अन्यथा महंगाई की वजह से आशा तो थी कि टैक्स की कुछ रिलीफ मिलेगी, पर काफी खोजते रहे अंदर से, पर खोजोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वही बात चरितार्थ हो रही है। चलिए, यहाँ पर मेरे सहयोगी कविता कृष्णन हैं। और कविता, आपके पास मेरे ख्याल से जनता में से किसी का सवाल है। कविता जी, हमारे साथ पूनम है। पूनम, आप क्या करती हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। क्या सवाल है? मेरा सवाल है महंगाई। एक्चुअली हाउसवाइफ होने के कारण मेरे घर पे जो महंगाई है वही सबसे बड़ी समस्या होती है। तो क्या मेरा घर का खर्च कुछ कम होगा? मंथली बिल कुछ कम होगा इनका? ये सवाल हम जोड़ लेते हैं अनिल जी से, जो मैं पूछना चाहता था उससे, कि एयर ट्रैवल, होटल में ठहरना, बाहर खाना पीना तो महंगा ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल की जो हालत है, आज सुबह उन्होंने एक बात कही कि मेरे लिए 3 नंबर लकी हैं। तो उन्होंने 2 देवता को याद किया, इंद्र देवता को और लक्ष्मी देवी को। लेकिन ये जो तेल देवता है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। वो देखते हुए इन्फ्लेशन अभी भी बहुत बिगड़ सकता है, उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। आप क्या कहते हैं? नहीं, आपने सही कहा कि उनका तेल देवता पे कोई नियंत्रण नहीं। मेरे हिसाब से तो उनका कोई देवता पे नियंत्रण नहीं है, न इंद्र देवता पे हो सकता है, न लक्ष्मी देवता पे। पर जो सवाल आपने पूछा है कि महंगाई कम होगी, आप ये मान के चलिए कि महंगाई इस साल तो कम नहीं होगी, तो आपको घर का खर्चा उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा, ये सोचते हुए कि महंगाई कम नहीं होगी। और उसका कारण एक है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं अभी, भारत में ही नहीं दुनिया भर में, कि जिसमें तेल की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं और खाद्य पदार्थ की कीमतें और भी बढ़ती जा रही है। चाइना में है ड्राउट और ऑस्ट्रेलिया में है फ्लड। ये 2 को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस साल हम इन्फ्लेशन से कोई भी हमारी कम हो पाएगी। जी, और चूंकि तुलसियान जी महंगाई कम नहीं हो पाएगी तो कमाई के नए नए तरीके तो ढूंढने ही पड़ेंगे। तो अब इस बजट के बाद आपको अगर एक तरीके से पसंद और नापसंद वाले सेक्टर्स बताने हों शेयर बाजार में निवेशकों के हिसाब से, तो क्या क्या आपकी चॉइसेस हैं? देखिए, अगर आपको जैसे बिल्कुल सही है कि अगर जितने भी आपको नेगेटिव सेक्टर पे ध्यान देना, क्योंकि क्रूड पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। वित्त मंत्री हो या फिर कोई भी FII हो या कोई एक्सपर्ट हो या कोई एनालिस्ट हो, अगर वो क्रूड को प्रोजेक्ट कर सकता है कि क्या भाव जाएगा, तब उसके हिसाब से आप महंगाई पे भी कॉल ले सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में मैं कम से कम ऑयल मार्केटिंग कंपनी से दूर रहूंगा, क्योंकि जहां पे भी आपको कंसर्न दिखाई देता है कि और क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो सब्सिडी बिल बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो डाउनस्ट्रीम कंपनी जिनका भी एक हिस्सा रहता है उसमें, उससे मैं दूर रहूंगा। दूसरी चीजें, जो अपस्ट्रीम कंपनी भी है, ONGC जैसी कंपनी, उनके ऊपर सब्सिडी शेयरिंग का बर्डन ज्यादा आएगा, तो उससे भी मैं दूर रहूंगा। दूसरी आप देखें, जो टायर है जिनका डायरेक्ट कोरिलेशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से है, रबर उनका मेन प्रोडक्ट है, उससे मैं दूर रहूंगा। दूसरा, पेपर इंडस्ट्रीज में कोई बहुत बड़े इनिशिएटिव्स नहीं है जिससे उनको एक्साइट करे, तो मे बी पेपर, टायर और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अपस्ट्रीम कंपनीज, इन सारी चीजों पे मेरा कॉशन होगा। बट बाकी ओवरऑल जो दूसरे सेक्टर है जिसमें आप एग्रीकल्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर दूसरे जो ऑटोमोबाइल्स में भी जहाँ पे एक्साइज रोल बैक नहीं हुआ, वहाँ पे पॉजिटिव कॉल लेके आप अपने स्टॉक मार्केट की कमाई को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए। बिल्कुल। आइए अब चलते हैं पब्लिक के पास, उन पर क्या असर होगा। हेमंत घई, आपके पास कुछ सवाल हैं? यस संजय जी, काफी सारे लोग हैं जो शेयर बाजार के बारे में हमसे जानना चाहते हैं। पूछिए, आपका क्या सवाल है? पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है ऋषभ अजमेरा, और मेरा क्वेश्चन है कि आज के बजट में प्रणव दा ने बोला कि FIIs के जो मनी है अभी वो म्यूचुअल फंड के रूट से भी आएंगे अभी। सो हम लोग FIIs के मनी जब भी मार्केट्स में आते हैं और तभी मार्केट ग्रीन करता है, और जैसे ही पुल आउट करता है थोड़ा भी परसेंटेज और वो अभी रेडिस में आ जाता है, तो अपना जो डोमेस्टिक है, म्यूचुअल फंड्स है, LIC है, GIC है, देयर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। सो हाउ मच वी आर देयर इन इंडिया, लाइक कितना % हम लोग उसको लेस हो रहे हैं? FIIs के मनी कितने डिपेंड्स हमारे पे? ये FII की जो भारत में पैसा आता है तुलसियान जी, उसको लेकर चिंतित हैं। ये कह रहे हैं FII का पैसा आता है तो भारतीय बाजार तेज हो जाता है, FII का पैसा निकल जाता है तो भारतीय बाजार गिर जाता है। ये चिंतित हैं कि FIIs के ऊपर हम कितने समय तक और डिपेंडेंट रह सकते हैं।
देखिए हेमंत, ऐसा है कि कोई भी स्टॉक मार्केट के लिए जो कैपिटल है वो मार्केट की लाइफलाइन है, यानी उसी से मार्केट चलता है। ये स्वाभाविक है कि अगर चाहे पैसा कैपिटल चाहे इंडियन से आवे, चाहे म्यूचुअल फंड से आवे, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से आवे, एफआईआई से आवे या फॉरेन नेशनल से आवे, वो बाजार को स्टेबिलिटी या ऊंचा ला जाने में हेल्प करेगा। लेकिन जो नया मेजर आया कि फॉरेन नेशनल, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे वो आएंगे। इंस्टीट्यूशंस क्या है, एक कलेक्टिव कॉल लेती है। जैसे हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कलेक्टिव कॉल लेते हैं, वैसे एफआई कलेक्टिव कॉल लेती है। वो बहुत बड़े एचएनआईज का पैसा मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से हम वोलेटिलिटी काफी देखते हैं। और खास करके वोलेटिलिटी आती है जिसको हम हॉट मनी कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या फिर हेज फंड है। अगर ये फॉरेन नेशनल का पैसा आएगा सब्जेक्ट टू सर्टन गाइडलाइंस कि उनको भी केवाईसी नॉर्म्स भरकर करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से जो एफआई की वजह से जो हम वोलेटिलिटी देख रहे हैं वो काफी उस चीज को कम करने में हेल्प करेगी और शायद वो बाजार को स्थिरता दे सकेगी। लेकिन ये निश्चित है कि अगर बाजार जो खास करके हॉट मनी है, अगर उन्हें मार्केट्स में कोई भी अपसाइड के टिकर्स दिखाई नहीं देते हैं तो बहुत स्विफ्टली वो मार्केट से मूव करते हैं। तो आपको वोलेटिलिटी जो है एफआईए के फंड्स की या कहिए या उनकी एग्जिट एंट्री की, वो तो आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन शायद फॉरेन नेशनल की एंट्री जो किया है म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो काफी बाजार को स्टेबिलिटी देनी चाहिए। जी, इस पूरे बजट के सारे सार को देखने के बाद देसाई जी आपसे पूछना चाहूँगा कि कॉरपोरेट अर्निंग्स के हिसाब से, कॉरपोरेट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कैसा दिखता है अगला 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर? देखिए 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर पे संजय लेना कॉल मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने हमारा 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे, 4th क्वार्टर में भी। लेकिन जो मुद्दा है कि पूरे FY12 में कैसी ग्रोथ रहेगी, अगर मैं मानिए एक फर्ज करिए कि हम 8% का जीडीपी पकड़ते हैं, फिनांस मिनिस्टर ने 9% का है, और अगर हम इन्फ्लेशन 6% का मानते हैं, जो उन्होंने 5% का इंडिकेशन दिया है, 6% मानते हैं, तो 9 और 6 15, नॉमिनल ग्रोथ हुई 15%। और जो फ्रंटलाइन कंपनियां होती है वो हमेशा नॉर्मल जो नॉमिनल ग्रोथ का कम से कम 1.5 जो है ग्रो करती है। तो अगर 9 और 6 15 अगर मैं उसका 1.5 करूँ तो 20-22% की वो ग्रोथ दिखाने में सक्षम है। अगर उस हिसाब से मैं सेंसेक्स में कन्वर्ट करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि 15-16% की आपको अर्निंग ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। देसाई जी, ये 9% ग्रोथ का फोरकास्ट आपको बिलीवेबल लगता है, ये रियलिस्टिक है, हम अचीव कर लेंगे? हाँ, मुझे 9% जो ग्रोथ रेट है वो बिलीवेबल लगता है आज, क्योंकि आप जरा देखिए कि जो सेक्टर्स आज बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे। मैं आईटी की एग्जांपल देता हूँ आपको। आईटी का ग्रोथ 16 to 18% हुआ है ये फिनेंशियल ईयर में 2010-11 में, तो 11-12 में ज़रूर उससे ज़्यादा हो सकता है। और बाकी जब आप डोमेस्टिक डिपेंडेंट सेक्टर देखेंगे जो कंजम्पशन बेस्ड है, उन्होंने भी बहुत सारा ड्राइवर आज है। और जो उन्होंने क्रेडिट की भी जो बढ़ोतरी की है एग्रीकल्चर में, उन्होंने एक बड़ा इम्पेटस दिया है रूरल सेक्टर में बाय गिविंग अ गुड क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उससे भी आपका विलेज लेवल पे डिमांड बढ़ सकता है। तो इफ़ आई कंबाइन ऑल ऑफ देम टुगेदर, मुझे लगता है कि 9% हमने टारगेट करना चाहिए। जी, सिंघवी साहब, जितनी पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं औरों से मिली हैं उसमें आपकी राय थोड़ी सी कॉशियस और रिजर्वेशन वाली है। अब नेट इम्पैक्ट के तौर पर आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा इस बजट पे? अगेन वही बात है कि मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका था, वो मौका मेरे ख्याल से हाथ से गंवा चुके हैं। आगे चल के क्या परिस्थिति बनती है, तेल के भाव क्या रहते हैं, इंटरेस्ट की आपने चंदा कोचर को सुना कि इंटरेस्ट रेट्स हाई रहने वाली है, तो मेरे हिसाब से ये साल काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। जी, अगले 1.5 घंटे तक हम ये चर्चा करते रहेंगे कि इन्वेस्टर पे, टैक्स पेयर पे, कंज्यूमर पे, आपके फैमिली बजट की प्लानिंग पे क्या असर होने वाला है बजट का, जिसके बारे में हमारे सारे विशेषज्ञ सवालों के जवाब देंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक में जाने के पहले एक सवाल मैं सुमित वैद आपसे पूछूंगा कि पूरा बजट अब डाइजेस्ट कर लेने के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से इसमें नई बातें, नया इंस्ट्रूमेंट, नए टूल्स आपको क्या नज़र आए जिसको एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आप इंकरेज करेंगे? इस बजट के बारे में अगर हम एक चीज़ देखें, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जो दिखा रहे हैं हमारी कंट्री की, वो ग्रोथ ओरिएंटेड की दिखा रहे हैं। एक अंडरटोन जो कि बहुत बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है, उसको हमें एक अच्छी चीज़ माननी चाहिए कि बजट एक नॉन इवेंट बना रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर। वो कहते हैं कि हर वक्त बजट के आगे पीछे इतना हाइप हो जाता है, इतना एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि बाजार का क्या होगा, वो एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक पहला एक वो बहुत अच्छी चीज़ है कि बजट एक नॉन इवेंट है। दूसरा, अगर आप देखें, उन्होंने सप्लाई साइड इन्फ्लेशन के ऊपर काफ़ी काम किया है। एग्रीकल्चरल बॉटलनेक जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड दूर करने की कोशिश करी है। तो एक जो जवाब आया था कि इन्फ्लेशन का क्या रोल हो सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं पता, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है डायरेक्ट टैक्स कोड का, जो कि एक आम निवेशक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, बिकॉज इवेंचुअली वो ये कहना चाहते हैं कि आपके हाथ में हम ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं, टैक्स को ब्रॉड करना चाहते हैं, और जितनी आपकी सिंप्लिसिटी प्रोडक्ट बनेगी प्रोडक्ट की, इन्वेस्टमेंट की, उतना उनके लिए अच्छा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बजट है, अगर आपके एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छे डायरेक्शनल कदम इसमें दिखते हैं। सुमित, शुक्रिया। अब चलते हैं स्मृति के पास। शुक्रिया संजय। जैसे संजय कह रहे थे, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी लोग इकट्ठे हो रखे हैं और आप सभी ने अब बजट पर ये थोड़ी बहुत चर्चा सुन ली है। आप सभी का वार्म अप हो गया है। अपने अपने सवाल बिल्कुल मन में रखिए और हम लोग इस ब्रेक के बाद आप सबके सवाल सुनना चाहते हैं। आज हम आपके सवाल नहीं पूछने वाले, आप अपने सवाल खुद पूछने वाले हैं। ये पैनल हमारे साथ कंटिन्यू करेगा इस ब्रेक के बाद भी। आप भी कहीं मत जाइएगा।